नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश सिंह एक बार फिर से आप सबके समक्ष आ चुका हूँ। भूगोल की क्लास में, ज्योग्राफी की क्लास में आप सबके सामने मेरा नमस्कार है। आज हम बात करेंगे, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर के बारे में। आज हम बात करेंगे इस ब्रह्मांड के बारे में। आखिर ब्रह्मांड बना कैसे, इसका विस्तार कैसे हुआ, इसका शुरुआत कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आप लोगों ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना होगा। अगर नहीं भी सुना होगा तो बता देते हैं। ब्रह्मांड में एक बिंदु हुआ करता था, बहुत छोटा सा, उसको हम लोग कहते थे एकक, हिंदी में एकक कहते थे, और इंग्लिश में हम लोग इसको कहते थे सिंगुलैरिटी। इस बिंदु का नाम एकक या सिंगुलैरिटी हुआ करता था। ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बिंदु। इस बिंदु का खुद का कुछ द्रव्यमान हुआ करता था, लेकिन जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं हुआ करता था तब भी इस पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ता गया, इसका घनत्व बढ़ता गया। दबाव बढ़ने की वजह से टेम्परेचर भी इसका बढ़ता गया। आखिर में ये बिंदु ब्रह्मांड की रचना के लिए फट गया। एक कहते हैं कि अंडा जब फूटता है तभी उसमें से जिंदगी बाहर आती है। वैसे ही जब ये बिंदु फटा, ये एक बिंदु फूटा, तब हमारे ब्रह्मांड का रचना हुआ। मात्र 1.43 सेकेंड, मात्र। हमारे और आपके लिए ये सिर्फ मात्र हो सकता है, लेकिन 1.43 सेकंड में हमारे पूरे ब्रह्मांड का रचना हो गया। लेकिन हमारे हॉकिंस साहब जो हैं, हॉकिंस सर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। महान साइंटिस्ट रहे, महान वैज्ञानिक रहे हमारे विश्व में। उन्होंने कहा कि हमारा ब्रह्मांड शुरू होने से पहले भी दूसरा ब्रह्मांड हुआ करता था, वो ब्रह्मांड खत्म हुआ, फिर ये ब्रह्मांड, फिर से ये बिग बैंग हुआ, फिर से ये ब्रह्मांड बना। ऐसे ही उनका कहना है ये ब्रह्मांड हमेशा बनते रहेगा और एक निश्चित समय के बाद ये ब्रह्मांड खत्म भी होगा, इसका अंत भी होगा। आप लोगों ने सुना होगा एक अंत ही किसी चीज का आरंभ भी होता है। यही हॉकिंस साहब ने कहा। हॉकिंस साहब का बात जहां तक सही भी हो सकता है, उसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि कहां वो कहां हम। खैर, हम लोग वापस यहां आते हैं। ये जो विस्फोट हुआ, ये लगभग आज से 13 अरब वर्ष पहले, लगभग 13 अरब वर्ष से ज्यादा ही हो चुका है। लेकिन हम लोग समझते हैं, कल्पना किया जाता है कि 13 अरब वर्ष पहले लगभग ये क्रिया हुई, जिससे हमारे ब्रह्मांड का मात्र 1.43 सेकंड में रचना हुआ। हमारा ब्रह्मांड पूरा का पूरा बन गया। अब आज के समय में ये ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। 250 प्रकाश वर्ष किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये फैल रहा है। अब प्रकाश वर्ष का मान आप लोग नहीं जानते होंगे, फिर भी इस प्रकार, इसीलिए हम इस प्रकाश वर्ष का मान यहाँ लिख देते हैं। अगर आप लोग को नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। 3 × 10⁸ गुणे 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60, ये होता है एक प्रकाश वर्ष का मान। अब आप ही समझिए कि जब इस रफ्तार से पृथ्वी
ब्रह्मांड जब बढ़ रहा होगा तो हमारा ब्रह्मांड कितना फैला होगा, और इस ब्रह्मांड पे हम लोग बहुत छोटे, मात्र हमें जो धूल दिखता नहीं है पृथ्वी पे, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया दिखते नहीं है, हमको माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ता है, वो है हम लोग इस धरती पे। हम लोग इस धरती पे मात्र कुछ बैक्टीरिया समान है, और लोग कहते हैं कि हम भगवान को बचा लेंगे। पहले भाई साहब इस धरती पे अपना तो जो जगह है उसको बचाइए, अपना तो जगह समझिए। खैर इन सब बातों से हम लोग को कोई लेना देना नहीं। ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड में लगभग हमारे जो आकाश गंगाएं हैं, ब्रह्मांड में ऐसे कम से कम 100 अरब आकाश गंगाएं घूम रही हैं हमारे ब्रह्मांड के अंदर। उसी में से हमारा एक आकाश गंगा है जिसका नाम है मिल्की वे, दूध की धारा, जिसको हम लोग हिंदी में समझ सकते हैं दूध की धारा। ऐसा ही मिल्की वे, एक मिल्की वे है, एक आकाश गंगा है, उसके अंदर अरबों सौर मंडल घूम रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग को पूरी जानकारी अभी नहीं है। और आप लोग को ये जानकर और भी आश्चर्य होगा, जितने भी ग्रह, जितने भी तारे, जितने भी धूल, जितने भी इस पृथ्वी पे चीजें या ब्रह्मांड की चीजें हम लोग अभी तक जान पाए हैं, वो सारी चीजें मात्र 4% है दोस्तों, मात्र 4% इस ब्रह्मांड का है। बाकी 96% क्या है, उसको हम लोग डार्क एसेट कहते हैं। मतलब उसके बारे में हम लोग को अभी कुछ भी पता नहीं। अब आकाश गंगा के बाद हम लोग बात करते हैं सौर मंडल के बारे में। पहले बात कर लेते हैं आकाश गंगा होती कैसी। आकाश गंगा किताबों में दिया हुआ है, एक सांप के आकार में एक स्पाइरल टाइप घूमते रहती है, जैसे एक बिंदु से शुरू हो, उसका चक्कर लगाते 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 इस टाइप की इसकी 3 भुजा होती है, 1 2 3। हमारे आकाश गंगा में 3 भुजा होती है। ये है हमारे आकाश गंगा की 3 भुजाएं। इस पे ओरायन, जिस भुजा पे हमारा सौर मंडल स्थित है, उसको हम लोग ओरायन सिग्नस के नाम से जानते हैं। ये हमारा कहीं सौर मंडल है, और इस सौर मंडल पे हम पता नहीं कहाँ होंगे। जैसे मैं इस प्रयागराज की धरती पे खड़ा हूँ, बुद्धा एकेडमी में खड़ा हूँ। हम यहाँ खड़े हैं प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ आता है दोस्तों? भारत में आता है। भारत कहाँ आता है? भारत एशिया में आता है। एशिया कहाँ आता है दोस्तों? पृथ्वी पे आता है। पृथ्वी हमारी सौर मंडल में है। सौर मंडल हमारा आकाश गंगा में है। और आकाश गंगा कहाँ है? ब्रह्मांड में कहीं घूम रहा है। ब्रह्मांड में कहीं घूम रहा है। अब ये कुछ बातें हो गई हमारे आकाश गंगा के बारे में।
आकाशगंगा में बहुत सारे धूल होंगे, बहुत सारे तारे होंगे, जिसमें बहुत सारे ग्रह भी होंगे, कुछ एस्टेरॉयड भी होंगे, कुछ टूटे हुए भी, खत्म हुए भी ग्रह होंगे, जिनका मलबा हमारे आकाशगंगा में घूम रहा होगा, हमारे सौर मंडल में घूम रहा होगा। हमारे जैसे और भी कई सौर मंडल हैं इस आकाशगंगा के अंदर, और भी कई सौर मंडल हैं। हम उस पे नहीं, पहले हम लोग अब खुद के सौर मंडल को अभी नहीं समझ पाए हैं दोस्तों, तो बाहर के सौर मंडल को हमें समझने की जरूरत ही क्या है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले अपने सौर मंडल पे चलते हैं। हमारा सौर मंडल, सभी ने छोटे पे ये चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, हमारा सौर मंडल। जो भी हिंदी मीडियम से, हम लोग भी हिंदी मीडियम से थे, तो एक चैप्टर हुआ करता था हमारा सौर मंडल, जिसमें हुआ करते थे सूरज चाचा, इनको चंद्रमा को हम लोग मामा बुलाते हैं, तो सूरज को चाचा बोला जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये हो गया हमारा सूर्य, ये सूर्य की ऑर्बिट में घूमते हुए हमारे बुध के बाद अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए शुक्र के बाद अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए हम जिस पे खड़े हैं वो धरती। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, पृथ्वी का भी चक्कर लगाने वाला कोई है। ये पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। पृथ्वी के बाद कौन आता है? हमारे मंगल भाई साहब आते हैं। मंगल के बाद आते हैं हमारे बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आते हैं जो अक्सर सबसे रुष्ट हुआ करते हैं, हमारे शनि देव। उसके बाद आते हैं अरुण देव। उसके बाद वरुण। अब सबसे पहले हम लोग सौर मंडल में चलेंगे, अपने सूर्य के बारे में समझेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य एक ऐसा तारा है जिसका वर्ष, जिसकी आयु हम लोगों ने निर्धारित की है। हम लोगों ने नहीं, इस ब्रह्मांड की रचना ने ही इनका उम्र निर्धारण किया है। इनका उम्र लगभग 10 बिलियन वर्ष रखा गया है, जिसमें से अभी तक लगभग इनका आधा उम्र खत्म हो चुका है। मतलब ये अपनी, कही जाए तो आधी जवानी जी चुके हैं। जवानी खत्म होगी, बुढ़ापे में आएंगे। मतलब 5 बिलियन ईयर बाद सूर्य खत्म हो जाएगा। उसके बाद सूर्य के बाद जो भी सूर्य होगा, हमारे आसपास जो भी तारा हमारे पृथ्वी के पास होगा वो चमकेगा, उससे हमें ऊष्मा मिलेगी। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? लेकिन जितना हमें इस सूर्य से रोशनी मिल जाती है, उस सूर्य से हमें रोशनी नहीं मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात यही है कि ये सूर्य 5 बिलियन ईयर बाद जब ये खत्म हो जाएगा, तो हमें वो जिंदगी नहीं मिलने वाली है जो अभी मिल रही है।
हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इन सब चीजों को महसूस कर पाते हैं अपने पास, कि नहीं हमें सूर्य की रोशनी मिल रही है। लोग गर्मी में सूर्य को गालियां देते हैं, लोग कहते हैं ये खत्म क्यों नहीं हो जाता, लेकिन दोस्तों अगर ये खत्म हो गया तो हम या आप नहीं रह सकते, यहाँ क्या कहीं भी नहीं रह सकते। हमने बात किया सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? सूर्य के बारे में जानने के लिए हम लोग थोड़ा नेबुला के बारे में जानेंगे। नेबुला क्या है? नेबुला निहारिका, हिंदी में इसको निहारिका कहते हैं। ये नेबुला धूल, बहुत सारे तारों और जलवाष्प का बहुत बड़ा बादल होता है, बहुत ही बड़ा बादल होता है। जो बादल हम लोग ऊपर देखते हैं वो बादल नहीं। निहारिका बहुत बड़ा बादल होता है, पूरे सौर मंडल को ढक सकता है, ये इतना बड़ा बादल होता है। ये हुआ हमारा निहारिका, जिसमें छोटे छोटे धूल कण तारे भरे हुए हैं। इसमें से कुछ कण अलग होके हमारे बनाते हैं ये छोटा सा तारा। ये छोटा तारा अपना कुछ बचपना ऐसे ही जीता है। जब धीरे धीरे वयस्क अवस्था में आते हैं तो ये थोड़े अपने रंग भी बदलते हैं, थोड़े अपने रूप भी बदलते हैं। इनको हम लोग जायंट्स कहते हैं, बिग जायंट्स। मतलब ये थोड़ा अब बड़े हो चुके हैं, ज्ञान इनके अंदर आ चुकी है। यहां से जब ये थोड़े और उम्र दराज होंगे तो ये प्लैनेटरी नेबुला की तरफ बढ़ेंगे। मतलब प्लैनेटरी, इनके अंदर थोड़ा विस्फोट होगा, फिर प्लैनेटरी नेबुला की तरफ। ये छोटा सा जगह हो गया, ये हो गया प्लैनेटरी नेबुला। ये हमारे सूर्य का जीवन काल है। ये सूर्य हमारा अपना जीवन जी रहा है। ये जब बुढ़ापा भी जी लेगा, ये कहीं ब्रह्मांड में खोया हुआ किसी सौर मंडल में पड़ा हुआ रहेगा, मरा हुआ मृत तारा। ये एक तारा बनकर चमकता रहेगा। ये हमारा नॉर्मल है। अगर ये छोटा सूरज जब चमकना शुरू करेगा तो वो लास्ट में जाके एक तारा ही रह जाएगा हमारे सौर मंडल में। लेकिन अगर एक बड़ा टुकड़ा इस निहारिका, इस नेबुला से अलग हुआ तो वो आगे जाके सुपर जायंट, जैसे ये गोला बना है वैसे ही ये भी अपना बचपना छोड़ के ये बाहुबली बन जाएंगे कि हमें अगल बगल और भी शहरों पे कब्जा करना। तो ये थोड़े बाहुबली टाइप के, ये तो छोटे मोटे नेता बनेंगे कि नहीं हमें अपना गांव ही कब्जा करना है। ये शहर कब्जा करने के बारे में सोचेंगे। ये भी जब शहर कब्जा करने जाएंगे तो इनके अंदर भी थोड़े मोड़े लड़ाई झगड़े होते होते इनका कोई आकार सेट नहीं होगा। ये बिना आकार के निराकार होके घूमते रहेंगे। आखिरी में ये जाके जब ये जीवन काल खत्म कर लेंगे तो ये जाके क्या बन जाते हैं? ब्लैक होल। ये ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। ये एक छोटा तारा जो कि नेबुला से अलग हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, इसमें थोड़े विस्फोट हुए। ये जब मरा तो एक छोटा सा नन्हा तारा बनकर ब्रह्मांड में कहीं खो गया। ये एक बड़ा टुकड़ा निहारिका से अलग हुआ
फिर वो थोड़ा अपना दादागिरी जमाने के लिए और थोड़ा अपने आप को बड़ा किया। उसके अंदर थोड़े बड़े विस्फोट भी हुए, थोड़े लड़ाई झगड़े हुए। लास्ट में जब वो मरा तो एक ब्लैक होल बन गया। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इसका साइज आखिर क्या होगा, कि ये सूर्य ही रह जाएगा, और क्या होगा आखिर इसका साइज क्या होगा कि ये एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा, एक कृष्ण छिद्र में तब्दील हो जाएगा। इसका अगर इसका साइज 1.4 एम से ज्यादा रहा तो ये एक ब्लैक होल बनने की संभावना इसकी 90% हो जाएगी, मोर देन 1.4। और ये अगर 1.4 से छोटा रहा तो इसका एक मृत तारा बनने की संभावना 90% है। और ये 1.4 एम का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये हमारे ही देश के, भारत देश के ही बहुत ही हमारे अच्छे वैज्ञानिक चंद्रशेखर जी ने दिया था। कि निहारिका का टुकड़ा अगर 1.4 से छोटा होता है तो ये एक तारा ही रह जाएगा, और अगर 1.4 एम से बड़ा होता है तो ये एक कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। हमारे मतलब सौर मंडल का जो टुकड़ा हुआ करता था वो पहले सारे के सारे ग्रह, सारे के सारे तारे एक में हुआ करते थे। वो कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे। उनका जो सेंटर था वो फैला हुआ और उनकी भुजाएं चिपटी हुआ करती थी, लगभग एक नाव के आकार में। धीरे धीरे इस पे भी, इसका भी द्रव्यमान बढ़ा, इस पे भी तापमान, इस पे भी प्रेशर बढ़े, इस पे भी दबाव बढ़ा, तो ये धीरे 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 घूमना शुरू हुआ। घूमते 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 इसकी क्रिया इतनी ज्यादा हो गई, इतना तेजी से घूमने लगा कि ये भाग इससे टूटकर सूर्य बन गया। और ये सारे पार्ट टूटते टूटते अपने अपने ऑर्बिट बना के सूर्य के शागिर्द हो गए, सूर्य के आजू बाजू घूमने लगे, और यही कहलाए हमारे ग्रह। सूर्य में दोस्तों, सूर्य के भी कुछ अलग अलग भाग होते हैं। सूर्य के भी अपने अलग अलग, मतलब कह लिया जाए कि अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। सूर्य भी दोस्तों 6 भागों में बटा हुआ है। उसके अंदर 6 स्तर होते हैं। ये हो गए हमारे सूर्य के 1 2 3 4 5 6 भाग हो गए। जैसा कि आपको पता ही होगा, पृथ्वी के सबसे अंदर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं कोर, हिंदी में इसे कहते हैं नाभिकी।
बाहरी भाग जो सूर्य का होता है उससे कहीं ना कहीं उसका नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। सबसे बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं कोरोना। इसको हिंदी में भी हम लोग कोरोना ही कहते हैं। कोरोना बीमारी का नाम दोस्तों सूर्य के इसी बाहरी आवरण की वजह से रखा गया था, क्योंकि कोरोना देखने में भी सूर्य के बाहरी आवरण जैसा ही दिखता था, जिसके त्वचा से लपटें उठा करती थी। दूसरा जो सूर्य का मंडल होता है इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर, इसको हिंदी में कहेंगे वर्णमंडल। इसको आप लोग चाहें तो बारी बारी नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। और तीसरा हमारा हो जाता है फोटोस्फीयर। इसको हम लोग हिंदी में भी दोस्तों कहेंगे फोटोस्फीयर। ये हो गया हमारा कन्वेक्शन। और ये हो गया हमारा रेडियो एक्टिव जोन। रेडियो एक्टिव जोन जो है उसको हम लोग हिंदी में कहेंगे विकिरण क्षेत्र। और जो हमारा कन्वेक्शन है उसको हम लोग कहेंगे संवहन क्षेत्र। अगर आप लोग इसको बनाना चाहें बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कैसे आकाशगंगा की उत्पत्ति हुई, कैसे हमारा सौर मंडल काम करता है, हमारे आकाशगंगा का आकार क्या है, हमारा सूर्य कैसे बना, हमारे सूर्य की आयु सीमा क्या है, हमारा सूर्य क्या हो जाएगा आखिरी में जाकर, और इस सूर्य के खत्म होने के बाद भी हमारे पास सूर्य का ऑप्शन है जो कि हमारे सूर्य से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। और उस सूर्य का तापमान जो है, जो प्रकाश है, जो गर्मी रहेगी वो हमारे सूर्य से लगभग 25% ज्यादा है। तो समझ सकते हैं कि दूसरे वाले भाई साहब भी जो हैं वो आग ही बरसाएंगे हमारे ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम यहाँ विराम लेते हैं और अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल क्या होता है, सौर मंडल में कौन कौन जो भी हमारे ग्रह होते हैं उन ग्रहों के बारे में हम लोग जानेंगे। कौन सा ग्रह कैसे कार्य करता है, कौन से ग्रह होते हैं, कौन कौन से 2 ऐसे ग्रह हैं जो सारे ग्रहों के से विपरीत दिशा में घूमन करते हैं, अपने अक्ष पे विपरीत दिशा में घूमते हैं। कौन से ग्रह हमारे स्थलीय होते हैं, कौन से ग्रह हमारे गैसीय होते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे कैसे झुकी होती है, अपसौर उपसौर के बारे में जानेंगे, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे, पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में जानेंगे।
कैसे होता है, रेड मून ब्लू मून के बारे में हम लोग जानेंगे ये क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।